आइए हम लोग मेंसुरेशन के बचे हुए भाग को कंप्लीट करते हैं। इसमें से जो बचा हुआ भाग है उस भाग में हम लोग का समचतुर्भुज, जिसको हम लोग अंग्रेजी में रोम्बस बोलते हैं, इंग्लिश नाम इसका रोम्बस है। दूसरा समांतर चतुर्भुज, जिसको अंग्रेजी में पैरेललोग्राम बोलते हैं। और एक तीसरा जो है वो है समलंब चतुर्भुज, जिसको अंग्रेजी में ट्रेपेजियम बोला जाता है। ये तीन चीजें हैं जो अभी हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है, तो हम लोग आज इन तीन चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। ये तीन पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम जो है समचतुर्भुज पर फोकस करेंगे कि समचतुर्भुज के फीचर्स क्या हैं और इसमें क्या क्या ज़रूरी है। तो इसमें पहला पॉइंट जो है रोम्बस, इसके बारे में जानते हैं ये क्या होता है। समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी इसके नाम से ही विदित है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी। इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी, लेकिन इसकी एक खासियत है कि इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटते हैं। जैसे कि वर्ग है, आयत है, तो वर्ग में ये रहता है कि भाई उसके चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। आयत की भी वही कहानी है कि उसके भी चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। अंतर उन दोनों में आप जानते ही हैं। समचतुर्भुज की खासियत यह है कि इसके चारों कोण 90 डिग्री के तो होते नहीं, हालांकि चारों भुजाएं बराबर होती हैं और जो विकर्ण एक दूसरे को काटता है वह 90 डिग्री के कोण पर काटता है। जैसे कि यह एक चित्र है, इसको आप लोग देखिए। इस चित्र को देखने के बाद आपको क्या मिलेगा कि यह जो कोण है चारों, ये 90 डिग्री का नहीं है, लेकिन ये जो भुजाएं हैं ये एक दूसरे के समांतर वाली भुजाएं हैं और चारों भुजाएं बराबर हैं। तो इसकी खासियत क्या है? तो भाई इसके जो विकर्ण हैं, ये एक विकर्ण है और ये एक विकर्ण है। अगर जो इस विकर्ण को हम D1 मान लें और इसको D2 मान लें, तो इसकी खासियत यह है कि एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये इनकी खासियत है। समद्विभाजित करने का मतलब कि ये वाला इसके बराबर, अगर जो इसको O मान लिया जाए तो OC और OA बराबर होगा, OD और OB बराबर होगा। मतलब OC और OA ये आपस में बराबर होंगे, OD और OB ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो अब हम इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं। तो पहला पॉइंट, अगर जो इसकी प्रत्येक भुजा को A मेजरमेंट में लिया जाए कि A सेंटीमीटर या कोई यूनिट मान लिया जाए, तो इसका परिमाप, समचतुर्भुज का परिमाप, जिसको हम लोग अंग्रेजी में पेरीमीटर बोलते हैं, ये कितना हो जाएगा भाई? तो मैंने पहले से भी बता रखा है कि जब भी कोई 2D का चित्र हो और परिमाप पूछे, इसका मतलब सभी भुजाओं को जोड़ दीजिए। परिमाप का मतलब ये होता है कि सभी भुजाओं को हम जोड़ दें। तो ए मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? 4A मात्रक, जो भी मात्रक है, सेंटीमीटर, मीटर, जो भी है, ये आ जाएगा। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, इसका क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल यानी एरिया इसका क्या होता है? समचतुर्भुज का या रोम्बस का एरिया क्या होता है? तो इसका एरिया इस तरीके से निर्धारित होता है कि दोनों विकर्णों का गुणनफल बाई 2, दोनों विकर्णों का गुणनफल बाई 2, हिंदी में भी लिख देते हैं दोनों विकर्णों का गुणनफल बाई 2, ये इसका क्षेत्रफल हो गया। अब एक रिलेशन हमको मिलता है, ये रिलेशन हम एक समझ लेते हैं ऐसे ही कि इन दोनों में एक रिलेशन मिल जाता है। रिलेशन क्या मिलता है भाई? कि ये अगर जो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो अगर जो इस मेजरमेंट को लिया जाए
और ये मेजरमेंट हम लोगों ने d2 मान रखा है, तो ये कितना हो जाएगा d2/2 और ये कितना हो जाएगा d2/2 और ये क्या होगा तो ये d1/2 और ये क्या होगा तो ये d1/2। तो इस तरीके से देखेंगे तो ये OBC या BOC एक समकोण त्रिभुज है। रिलेशन में क्या है तो मतलब त्रिभुज BOC, ट्रायंगल BOC कैसा त्रिभुज है भाई, ये एक समकोण त्रिभुज है। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो हम पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से एक रिलेशन जानते हैं कि जो कर्ण का वर्ग होगा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो एक भुजा ये हो गई और एक भुजा ये हो गई। तो इस तरीके से ये d1/2 का स्क्वायर प्लस d2/2 का स्क्वायर, तो हमको क्या मिल जाएगा a² = d1²/4 प्लस d2²/4। तो इस तरीके से अगर जो इसमें कॉमन ले लिया जाए तो ये इस तरीके से आ जाएगा एक रिलेशन 1/4 और d1² प्लस d2²। तो हमारे पास क्या निकल करके आ रहा है कि d1² प्लस d2² बराबर 4a²। अब देखिए इसको हम बोल सकते हैं क्या कि विकर्णों पर बने वर्गों का योग बराबर 4a²। ये भी एक फार्मूला हो गया। इसको फार्मूला नंबर 3 आप समझ सकते हैं। अगर जो आप लोग इसको समझ चुके हो तो मैं इसको मिटा रहा हूं। हाँ, तो विकर्णों पर बने वर्गों का योग क्या आया 4a²। आइए हम थोड़ा इसको और समझते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं 4 × भुजा स्क्वायर। अब चलिए हम थोड़ा इसको और समझते हैं। मान लीजिए ये हमारा अगर जो समचतुर्भुज था और इसका नाम हम लोगों ने A, B, C और D दे रखा था, तो ये विकर्ण जो है और एक विकर्ण ये है। इस तरीके में अगर जो हम इस विकर्ण को D1 माने होते और इसको क्या माने होते D2 माने होते, तो हमारे पास मिलता क्या भाई, तो मिलता यही कि ये O अगर जो है तो ये वाला लेंथ d1/2 और ठीक ये भी d1/2, यही तो बताया अभी, और ये क्या हो जाएगा d2/2 और ये भी क्या होगा d2/2। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है विकर्णों पर बने वर्गों का योग 4a² यानी भुजा का स्क्वायर। तो ये विकर्णों पर वर्ग कैसा बनेगा, तो एक विकर्ण पर क्या बनेगा भाई, अगर जो इस विकर्ण पर हम एक वर्ग बनाएं तो ये वर्ग कुछ इस तरीके से बनेगा। ये देखिए ये एक वर्ग बनेगा, और इस पर अगर जो हम बनाएं तो इस विकर्ण पर भी एक वर्ग ये बनेगा। अब इस कंडीशन में अगर जो हम इसका नाम A, B' और इसका D' कर लें और इसी तरीके से इसमें इसका नाम रख लें, इसका नाम कुछ भी रख लें, चलिए जैसे मैं मान लीजिए F' और इसको E' मान ले रहा हूँ, तो हमारे पास देखने पर क्या मिल रहा है कि एक बड़ा वर्ग ये बन रहा है और एक बड़ा वर्ग ये बन रहा है। अगर जो इसको एक वर्ग सपोज करा जाए और इसका क्षेत्रफल निकाला जाए तो इसकी भुजा क्या होगी d2 होगी। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का वर्ग। तो इस हिसाब से जब हम लोगों ने इसको लिखा था तो ये इस तरीके से आया था d1² प्लस d2² बराबर 4a²। तो ये d1² क्या हो जाता भाई, d1² ये वाला यानी इस वर्ग का क्षेत्रफल हो जाता, इस वर्ग का क्षेत्रफल हो जाता, और ये क्या होता इस वर्ग का क्षेत्रफल हो जाता है। लेकिन अभी थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अगर जो कह देता कि समचतुर्भुज के विकर्णों पर बने वर्गों के क्षेत्रफलों का योग क्या होगा, तो ये समझने वाला विषय है कि एक वर्ग तो ये बना एक विकर्ण d2 पर, और ठीक इसी तरीके का एक वर्ग जो है इसके अपोजिट में और बन जाता। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है d1², तो इस वर्ग का भी क्षेत्रफल क्या होता है d1²। तो ये दोनों मिल जाते, तो एक विकर्ण पर कितना क्षेत्रफल बनेगा, तो ये हो जाएगा 2d1²। यानी एक वर्ग पर एक विकर्ण को अगर जो वर्ग की भुजा माना जाए तो उस पर दो वर्ग बनेगा और उनके क्षेत्रफलों का योग कितना हो जाएगा 2d1²। ठीक उसी तरीके से अगर जो ये d2 समझा जाए और इसको एक भुजा समझा जाए तो इस हिसाब से इस पर एक वर्ग बनेगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा d2²।
ये बड़े वाले का, क्योंकि एक भुजा का माप d2 है तो ये सब d2 ही है, ये भी सब d2 है, ये भी d2 है, समझा जाए तो। इसी तरीके से एक वर्ग हमारा इसके ऊपर बन जाएगा, ये देखिए, तो ये बनता, तो इसका भी क्षेत्रफल क्या होता, d2 स्क्वायर होता। तो ऐसे कंडीशन में कहा जाए कि अगर जो मान लीजिए लिखा जाए समचतुर्भुज के विकर्णों पर बने वर्गों के क्षेत्रफलों का योग क्या होगा, क्षेत्रफलों का योग क्या होगा। तो एक विकर्ण पर दो वर्ग बन रहा है, तो चूंकि अगर जो भुजा d1 है तो उसका क्षेत्रफल 2d1 स्क्वायर, क्योंकि दो वर्ग बनेंगे, और दूसरे वाले का कितना होता है 2d2 स्क्वायर। अगर जो हम 2 कॉमन ले लें तो इस तरीके से बनेगा 2 टाइम्स d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, और ये d1 d2 जो है यहां से हमको क्या मिल रहा है, तो 4a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4a स्क्वायर, तो इस तरीके से 8a स्क्वायर। और अगर जो मेजरमेंट में कुछ सेंटीमीटर या यूनिट लिख रखा होता तो ये हो जाता मात्रक और उसका वर्ग, क्योंकि ये क्षेत्रफल है, इसलिए इस तरीके का एक रिलेशन हम लोग को मिल जाता। तो हमारे ख्याल से ये जो है आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैं एक क्वेश्चन लेकर के यहाँ समझाता हूँ, इसको थोड़ा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक क्वेश्चन है और कहे क्या, तो एक प्रश्न इस तरीके से दे रखा है कि ये एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज की खासियत क्या है भाई, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। इसकी खासियत ये है कि जैसे मान लीजिए ये d1 है इसका, और ये जो है d2 है। ये कह रहा है कि d1 जो है d1 जो है 16 सेंटीमीटर का है, और d2 जो है ये 12 सेंटीमीटर का है। पूछ क्या रहा है, तो पूछ ये रहा है कि इसका परिमाप, इसका पेरीमीटर क्या होगा, पहला क्वेश्चन, और इसका जो है एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन। तो एरिया तो हम यहीं से मेजर कर लें, क्या होता है भाई एरिया, d1 d2 बाई 2, यानी विकर्णों का गुणनफल बाई 2। तो विकर्ण कितने हैं हमारे, कितने माप के हैं, 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर बाई 2, इसको आप काट दीजिए तो ये 8 हो जाएगा। अब 12 8 कितना होता है 96, और यूनिट जो है सेंटीमीटर में है, इसलिए एरिया इसका हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पेरीमीटर की बात आती है, तो पेरीमीटर का मतलब यह हुआ कि पेरीमीटर होता क्या है भाई, पेरीमीटर होता है 4a, और a क्या है, तो इसकी एक भुजा है, तो इसको हम लोग निकालते हैं। निकालने का तरीका क्या है भाई, हम जानते हैं कि a स्क्वायर बराबर हो जाएगा d1 बाई 2 का स्क्वायर प्लस d2 बाई 2 का स्क्वायर। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस कंडीशन a स्क्वायर बराबर d1 का वैल्यू कितना है 16 है, तो ये 16 बाई 2 का वर्ग प्लस ये 12 बाई 2 का वर्ग, तो ये क्या हो जाएगा भाई 16 का वर्ग मतलब 8 का वर्ग प्लस ये 6 का वर्ग, ये a स्क्वायर हुआ। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो रूट में 8 का वर्ग 64 और 6 का वर्ग 36, इस हिसाब से ये रूट में हो जाएगा 100। तो a और a का मेजरमेंट आ जाएगा हमारे पास 10 सेंटीमीटर, और अगर जो ये 10 सेंटीमीटर आया तो इसका पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट होगा, तो 4 इंटू 10 बराबर 40 सेंटीमीटर। हमारे ख्याल से आप लोग इसको समझ चुके होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको लिख भी चुके होंगे और समझ भी चुके होंगे, तो मैं इसको साफ कर रहा हूँ। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। समचतुर्भुज मैंने बता दिया। अब किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल मान लीजिए आ जाए, किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल, मान लीजिए कि जैसे एक चित्र इस तरीके से मिला है हम लोग के सामने, ये इस तरीके से है, और ये जो है इस तरीके से है, मतलब इसका कोई शेप, ये जैसे ऐसे समझें कि चलिए ठीक है ये ऐसे हो, तो ये तो समांतर चतुर्भुज की श्रेणी में आ जाएगा। इसको थोड़ा हम और सीधा कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर लेते हैं,
इस तरीके का चतुर्भुज हमारे पास आ गया, और ये ए बी सी और डी ये लिखा है, ये लिखा है, और यहाँ पर जो है एक इसका विकर्ण दे रखा है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया है और यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रा किया है। ये जो विकर्ण है इसका मेजरमेंट इसने डी दे रखा है, सपोज किया है, और इसको P1 माना है, परपेंडिकुलर P1, और इसको माना है परपेंडिकुलर P2। ये 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है। तो होगा क्या कि हम लोग को करना क्या है, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकलेगा, इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो बहुत सिंपल है। ये देखिए, ये त्रिभुज ACD एक त्रिभुज है, और ये भी एक चित्र ABC एक त्रिभुज है, इसका मेजरमेंट वही है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भाई आधार और उस पर परपेंडिकुलर बाई 2। तो इस हिसाब से इसका एरिया अगर जो निकालना हो तो ये त्रिभुज का एरिया और ये त्रिभुज का एरिया निकाल के जोड़ दें। तो इस त्रिभुज का एरिया निकलेगा कैसे? तो भाई इसका विकर्ण हमको पता है, ये D है, और इनटू ये मेजरमेंट है जो है ये P1 है, बाई 2 हो गया। लेकिन एक तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ और हमको चाहिए संपूर्ण चतुर्भुज का क्षेत्रफल, मतलब यह कि इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यही D और इसमें क्या P2, अब बाई क्या कर देंगे 2। तो इस तरीके से हमारे पास क्या मिल जाएगा, तो अगर जो हम D/2 बाहर कर लें तो हमारे पास मिल जाएगा P1 प्लस P2। तो इस तरीके से हो जाएगा P1 प्लस P2 इंटू D/2। अब देखिए यहाँ पर मैं आप लोग को क्या बता रहा हूँ, ये तो इस तरीके से हो गया, इसको आप लोग लिख सकते हैं, ये एक फार्मूला है। आप लोग चाहें तो कोई क्वेश्चन भी इस पर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक छोटा सा क्वेश्चन मैं यहाँ दे दूँ कि ये एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज कुछ इस तरीके से है, ये भी समांतर नहीं है, ये लाइन भी ऊपर वाली जो है समांतर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये A B C और D इस तरीके से, और इसमें एक विकर्ण इस तरीके से है, दे रखा है। और फिर क्या हो रहा है, तो इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है, ये P1 जैसे सपोज करते हैं, ये 4 सेंटीमीटर दे रखा है, इसकी लेंथ जो है 16 सेंटीमीटर की है, 16 सेंटीमीटर की है। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, इस चित्र को ऐसे ना बना करके हम लोग क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा ऐसे खींच लेते हैं, इसे परपेंडिकुलर ड्रा करने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा, नहीं तो उधर बाहर जाएगा तो दिक्कतें आएंगी। तो अब क्या है, फिर क्या होता है कि हम इस पर क्या करें, एक परपेंडिकुलर और ले लें, और इसका मेजरमेंट अगर जो 5 सेंटीमीटर सपोज कर लें, तो क्या होगा कि इसका क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है भाई, एरिया कैसे निकलेगा, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, 4 प्लस 5 इंटू 16 बाई 2, ये 8 हो जाएगा, और 5 4 9 और 8 8 9 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। अगर जो आप लोग को ये भी समझ में आ गया हो तो मैं इसको साफ कर देता हूं, और अब हम लोग जो है समांतर चतुर्भुज के भी बारे में इसी के साथ जान लेते हैं। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, ये जो है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज जिसको हम लोग अंग्रेजी में पैरेललोग्राम बोलते हैं, ये बहुत छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जिनसे आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए समांतर चतुर्भुज क्या होता है भी, तो इसमें ये कहानी होती है कि इसमें आमने सामने की भुजाएं जो है समांतर होती हैं और बराबर माप की होती हैं। जैसे कि ये A B C और D, इसमें ये है कि ये और ये बराबर हैं और ये दोनों भी बराबर हैं। इसमें भी है कि आप क्या करें, तो इसका क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि ये इसका एक विकर्ण हो, या इसमें विकर्ण नहीं, इस पर हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, और यहाँ पर मान लें कि ये अगर जो h है और ये लंबाई हमारी b है, तो एक बात तो पहले जान लीजिए कि ये b है तो ये भी b है, और
ये अगर जो ए है तो ये भी ए है, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर माप की होती हैं। तो इसका क्षेत्रफल अगर जो निकालना है समांतर चतुर्भुज का, तो इसका एरिया निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो भाई ये b इंटू एच, एरिया क्या निकलेगा इसका b इंटू एच, बस इतने ही ध्यान रखिए, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया हो गया। और इसका पेरीमीटर अगर जो पूछा जाए, परिमाप क्या होता है, तो परिमाप हम कैसे मेजर करेंगे, तो भाई परिमाप में मैंने बताया था सभी भुजाओं को जोड़ दीजिए, तो b प्लस ए प्लस बी प्लस ए, यानी 2 टाइम्स बी और प्लस 2 टाइम्स ए, यानी 2 कॉमन ले लीजिए तो a प्लस बी, और मेजरमेंट में जो यूनिट होगा वो सेंटीमीटर में ही होगा, क्योंकि ये सब सेंटीमीटर में दिया हो तो। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज हो गया। समांतर चतुर्भुज के कोई खास फीचर्स नहीं है, इसमें परिमाप और क्षेत्रफल ही पूछा जाता है, तो ये भी आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में लिखा क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है और इस समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के कुछ मेजरमेंट माप दे रखे हैं। जैसे ये 16 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 12 सेंटीमीटर दे रखा है, और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर दे रखा है जिसकी माप जो है h समझ लीजिए, इसकी माप जो है 6 सेंटीमीटर की है। तो कह रहा है कि जो उपरोक्त चित्र है इसका एरिया आप फाइंड करिए, इसका एरिया हम लोग को निकालना है। तो एरिया क्या निकलेगा, पहला पॉइंट एरिया क्या हो जाएगा भाई, तो इसका जो बेस है वो 16 है और जो इसकी हाइट है वो कितनी है, 6 है, बस 16 25 16 छुकी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। इस तरीके से देखिए। चलिए दूसरा, इसका पेरीमीटर, परिमाप क्या है, पेरीमीटर मतलब परिमाप क्या है, परिमाप भाई सबको जोड़ना है और 2 टाइम्स लगा देने, 2 टाइम्स 16 प्लस 12, तो 12 और 16 जोड़ देंगे तो 28 हो जाएगा, और 28 दूना कितना हो जाता है, 56 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा इसका आंसर। हमारे ख्याल से आप लोग को ये चीज़ भी समझ में आ गया होगा। तो इसको हम साफ करते हैं और इसके बाद हम लोग जो है ट्रेपेजियम पर फोकस करेंगे। चलिए आइए हम लोग जो है देखते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, जिसको हम लोग जो है अंग्रेजी में ट्रेपेजियम बोलते हैं। ट्रेपेजियम क्या होता है भाई, इसकी एक खासियत है कि इसमें 2 भुजाएं समांतर होती हैं, 2 भुजाएं समांतर होती हैं, जैसे मान लीजिए कि ये ए माप का है, ए सेंटीमीटर माप का है, और ये जो है 20 सेंटीमीटर माप का है, और ये इनके बीच की परपेंडिकुलर दूरी है जिसको 90 डिग्री आप समझ सकते हैं, ये h सेंटीमीटर की है, h सेंटीमीटर की है। तो ऐसे कंडीशन में कि इसको हम लोग को समझना हो तो हम लोग का इसमें से मान लीजिए अगर जो क्षेत्रफल कैलकुलेट करना है तो क्षेत्रफल किस हिसाब से निकलेगा, तो इसके क्षेत्रफल को हम कैसे निकालते हैं, तो ये होता है समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, यानी सम ऑफ पैरेलल साइड्स, समांतर भुजाओं का योग इनटू परपेंडिकुलर यानी ऊंचाई, या लंब लिख लीजिए तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा, या लंबवत दूरी, अब बटा 2 क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा। जैसे इसका एरिया अगर हम लोग को कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट होगा, तो पैरेलल साइड्स ये दोनों हैं ए और बी, तो इनका सम कर लीजिए ए प्लस बी, और इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाँ ध्यान रखिएगा इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस जरूर गिवन होना चाहिए, अगर जो नहीं दिया है तो फिर निकालना मुश्किल हो जाएगा, फिर कैलकुलेशन काफ़ी कुछ बढ़ जाता है, फिर साइन थीटा लेकर के और आधार बेस बना करके यहाँ से एंगल करके ये परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है, तो आंसर निकलता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये देखिए यहाँ ये कितना हो जाएगा, h हो जाएगा, अब बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये इसका एरिया हो जाएगा।
एक क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन किस तरीके का है, तो इस तरीके का एक चित्र दे रखा है। इसमें ये जो है a सेंटीमीटर माप का है और ये जो है b सेंटीमीटर माप का है। ये a की जगह पे आप लोग लिख लीजिए इसको 12 सेंटीमीटर और इस b की जगह पे आप लोग लिख लीजिए 8 सेंटीमीटर और इसकी हाइट जो है 6 सेंटीमीटर, या दोनों के बीच की लंबवत दूरी 6 सेंटीमीटर है। और इसका एरिया पूछा जाए तो एरिया बड़ा ही सिंपल हो जाएगा। क्या भाई, तो समांतर भुजाओं का योग यानी सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी 8 + 12 इंटू जो हाइट यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है 6 बाई कितना हो जाएगा 2। तो 8 और 12 20 इंटू 6, ये काट देंगे 3 हो जाएगा। तो 20 और 20 ही 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। हम लोग थोड़ा सा इसके और फीचर के बारे में जानते हैं कि क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ एक क्वेश्चन दे रखा है और जो है क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री का, ठीक है, और ये है आपका 8 सेंटीमीटर का और ये है 11 सेंटीमीटर का, ये दे रखा है। तो हम क्या करते हैं कि अगर जो हम लोग को निकालना है कि इसका ये एक ट्रेपेजियम है और इस ट्रेपेजियम का हम लोग को एरिया कैलकुलेट करना है। तो भाई हम जानते हैं कि समांतर भुजाओं का योग गुणे लंब होता है, लेकिन ये लंब परपेंडिकुलर तो दे नहीं रखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लंब परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, यहाँ से भी ड्रा करेंगे और यहाँ से भी ड्रा करेंगे, यहाँ से भी ड्रा करेंगे। तो यहाँ से जब हम ड्रा करेंगे तो इसका एंगल तो हमको मेजर है नहीं, तो हमको इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि ये जो डिस्टेंस है ना, इसको हटा देते हैं हम, इससे कोई मतलब नहीं। ये अगर जो डिस्टेंस ले लिया जाए और मान लीजिए कि इस तरीके का कुछ हो कि इसको अगर जो हम यहाँ पर मिला दें और इसको यहाँ पर मिला लें तो ये बीच की डिस्टेंस जो है 8 सेंटीमीटर की होगी, 8 सेंटीमीटर की होगी। अब फंस रहा है कि अगर जो इस डिस्टेंस को ये एंगल भी दे रखा है एक तरीके से, मान लीजिए कि ये 45 डिग्री दे रखा है, इस तरीके समझिए ये 45 डिग्री दे रखा है। तो अब हमारे पास समस्या आता है कि ये भी h अगर जो है तो जो h ये है वही h ये भी है। अब यहाँ पर आए कि इसका एरिया कैलकुलेट करना है, तो अब देखिए यहाँ पर साइन थीटा कास थीटा वगैरह का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इस डिस्टेंस को हम x मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का ये जो मिल रहा है, जैसे इसको p मान लें और इसको q मान लें, तो इस डिस्टेंस को हम y मान लें। अब देखिए मेजरमेंट कैसे होगा, हमको ये हाइट निकालनी है। तो ये हाइट कैसे निकलेगा भाई, तो अब देखिए हम यहाँ पर 10 इस क्वेश्चन में इस वाले हिस्से में हम 10/45 का कैलकुलेशन करते हैं और ये क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो जाएगा h/x यानी लंबाई आधार। तो 10/45 का मान 1 होता है, तो ये h हो गया और ये क्या हो गया, x हो गया। तो x = क्या आएगा, h ये आया। फिर हम यहाँ पर लगाते हैं 1060 का वैल्यू निकालते हैं, 1060 का मतलब वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो h/y। तो यहाँ से हमको क्या निकल के आएगा, 1060 का वैल्यू कितना होता है, √3, ये हो जाएगा h/y। तो y = क्या निकला हमारे पास, या h = क्या निकला, तो h हमारे पास निकल के आ जाएगा, h क्या निकल के आ जाएगा भाई, तो √3y। h क्या निकल के आया, √3y। और यहाँ पर हमारे पास h क्या है, x है। तो इसका मतलब यह हुआ कि, या इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब ये h = x निकला तो चलिए वही रख लेते हैं फिर भाई, x बराबर कितना हो जाएगा, √3y, x बराबर √3y। और अगर जो x बराबर √3y आया और ये परपेंडिकुलर है, तो अब इस कंडीशन में हमारे पास क्या निकलेगा, तो x/y
x अपान वाई इजकल टू √3/1। यहाँ से हम क्या करेंगे, तो ये वैल्यू निकाल लेंगे और निकालने के बाद ये जब वैल्यू निकल जाएगा तो इसको 11 में से घटा लेंगे, 11 में से घटा लेंगे, या फिर जैसे भी हो ये वैल्यू निकल गया तो हमारा h निकल जाएगा, या h का वैल्यू यहाँ पर √3y आ रहा है और y का वैल्यू अगर जो यहाँ से हम लोग को मेंशन हो जाए कि ये क्या है, तो चाहे तो और थोड़ा सा आप बढ़ा ही लीजिए। चलिए इसको थोड़ा सा और हम कैलकुलेशन बता ही देते हैं। जैसे कि ये x बराबर √3y आया और हम ये जानते हैं कि यहाँ, चलिए थोड़ा सा इसको साफ कर आगे देखते हैं आगे हम लोग का क्या मिलेगा। तो इस इक्वेशन से देखिए तो यहाँ पर x + 8 + y इजकल टू टोटल मिला क्या होगा 11 सेंटीमीटर, यानी x + 8 + y इजकल टू हो गया 11 सेंटीमीटर। तो ऐसे कंडीशन पे x + y इजकल टू हो जाएगा 11 - 8, ये सेंटीमीटर हटा दीजिए तो ये हो जाएगा 3, और यहाँ पर x का वैल्यू है √3y, तो √3y + y इजकल टू आया 3, y का मान लेंगे तो आ जाएगा √3 + 1 और इजकल टू 3। तो y का वैल्यू क्या आया भाई, तो ये 3/√3 + 1 ये वैल्यू आया। और चूंकि हम जानते हैं कि h इजकल टू √3y है तो h का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो √3y का वैल्यू 3/√3 + 1, तो इस हिसाब से एक वैल्यू हमारे पास 3√3/√3 + 1, ये हमारे पास h का वैल्यू आया। और अगर जो ये h का वैल्यू है तो एरिया निकालते समय हमको ध्यान रखना है कि समांतर भुजाओं का योग, तो 8 + 11 ये समांतर भुजा का योग हो गया, और h इसमें कितना है तो 3√3/3 + 1 ये हो गया। और इसको थोड़ा ऐसे समझ लेते हैं, एरिया यहाँ हम लिख दे रहे हैं और बटा क्या करना होगा 2, तो ये कैलकुलेशन हमारे पास क्या आ जाएगा 8 और ये 11 19 इंटू 3√3/2 और √3 + 1, ये हमारा एरिया आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर करके। ये थोड़ा लेंदी हो गया लेकिन चूंकि बताने का तरीका यही है इसका, वहाँ पर अगर जो एंगल आपको आसान मिले, ये मेजरमेंट आसान मिले, तो इस हिसाब से ये कैलकुलेशन आपका हो जाएगा। चलिए मैं इसको साफ करता हूँ। चलिए आइए अब हम लोग अंतःकोणों के बारे में जानते हैं कि अंतःकोण क्या होते हैं। अंतःकोण क्या होते हैं, तो हम जानते हैं कि किसी भी, ये एक प्रकार का सूत्र है, आप लोग इसको लिख लें और याद कर लें, बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग क्या होता है, अंतःकोणों का योग, ये ध्यान रखिए ये कितना होता है भाई, ये होता है 2n-4 इंटू समकोण, 2n-4 इंटू समकोण, यानी 2n-4 इंटू 90 डिग्री, जहां पर n जो है ये भुजाओं की संख्या है, नंबर ऑफ साइड्स यानी भुजाओं की संख्या है, ये ध्यान रखना है आप लोग को। अब आइए मान लीजिए कि मुझे एक ट्रायंगल पर फोकस करना है, या किसी, पहला पॉइंट, किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग क्या होगा, अंतःकोणों का योग, तो हम क्या लिखेंगे भाई, तो यहाँ सीधा सा बात है 2n के जगह पर कितना लिखेंगे, त्रिभुज है तो कितने साइड्स होंगे 3, तो 2 × 3 - 4 और इंटू 90 डिग्री, तो इस हिसाब से 3 दूना 6, 6 में से ये चला जाएगा 4, तो कितना बचा 2 × 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों 18, 180 डिग्री। हम लोग बहुत पहले से जानते हैं भाई, बहुत पहले से या हमेशा पढ़ते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। इसी तरीके से किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा, तो 2 × 4 - 4 इंटू 90 डिग्री, तो इसको समझते हैं, 4 दूना 8, 8 में से 4 चला जाएगा 4, यानी 4 90, ये कितना हो जाएगा 4 9 36, 360 डिग्री ये आ जाएगा। मान लीजिए कि पंचभुज है, पंचभुज आप लोगों से पूछे कि पंचभुज के अंतःकोणों का योग क्या होगा भाई, ये 6 हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया ये, इसको ऐसे बना लेते हैं,
ये थोड़ा सा ये तिरछा रहता है और इसको मिला देते हैं, तो 1 2 3 4 5, इसका कितना हो जाएगा, तो 5 यानी 2n होता है ना, तो 2 × 5 - 4 × 90 डिग्री, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, 5 दूना 10, 10 में से 4 चला जाएगा, 6 × 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, 6 9 54, 540 डिग्री, ये आ जाएगा आपके पास। इसी तरीके से अगर जो हमारे पास समखटभुज आ जाए, समखटभुज के अंतःकोणों का योग, तो समखटभुज कैसे होता है हम लोग जानते ही इसके बारे में। ये समखटभुज जैसे आता है, इसके अंतःकोणों का योग मतलब ये सभी कोण का योग कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो यही 2 × इसमें कितनी भुजाएं होती हैं, तो ऐसे देखेंगे तो 6 भुजा होती हैं, 2n - 4 × कितना 90 डिग्री, तो इस हिसाब से ये कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 में से 4 चला जाएगा और इंटू 90 डिग्री, तो 12 में से 4 चला गया 8 × 90, ये हो जाएगा 8 9 72, 720 डिग्री, ये आ जाएगा। यानी समखटभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है, 720 डिग्री होता है। अच्छा एक बात बता देते हैं, यहाँ पर कोई भी बहुभुज है, किसी भी बहुभुज के बहिष्ठ कोण का मान, ये थोड़ा ध्यान रखना है आप लोगों को, बहिष्ठ कोण का मान हमेशा के लिए याद कर लीजिए 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, चाहे वो कोई भी बहुभुज हो। जैसे मान लीजिए कि मैं एक खटभुज ले रहा हूँ या यही ले रहा हूँ, देखिए खटभुज मैं ले लिया यहाँ पर, इसको हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ अगर जो हम समझें कि 720 डिग्री इसके सभी अंतःकोणों का योग है, 720 डिग्री है, तो एक कोण का मान कितना निकलेगा, एक कोण का मान, चूंकि सभी भुजाएं बराबर होती हैं इसमें, तो एक कोण अगर जो निकालते हैं आप लोग यहाँ से, एक कोण का मान, इसके सभी अंतःकोणों का योग 720, तो एक कोण का मान 6 से भाग दे दीजिए, तो 6 से भाग देंगे तो 6 × 6 6 दूना 12 120 डिग्री। अगर जो 120 डिग्री है, तो जैसे मानते हैं कि इसको मैं आगे बढ़ा ले रहा हूँ, तो ये जो है एक बहिष्ठ कोण हो गया, ये बहिष्ठ कोण हो गया, और हम जानते हैं कि एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। ये अगर जो 120 डिग्री का है, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, क्योंकि ये टोटल 180 का है, तो 180 में से 120 चला जाएगा, तो ये कितने डिग्री का बचेगा, 60 डिग्री का। ठीक वही कहानी यहाँ पर है, इसको भी आगे बढ़ाइए, चलिए इसको भी आगे बढ़ाए, जब इसको आगे बढ़ाते हैं तो क्या मिलता है भाई, ये भी 180 डिग्री का होता, अगर जो ये भी 180 डिग्री का होता तो ये 120 डिग्री का है आंतरिक कोण है, तो बाह्य कोण कितना बचेगा, 60 डिग्री। ठीक वही कहानी, इसको आगे बढ़ाने पर ये भी 60 डिग्री बचता, इसको आगे बढ़ाने पर ये भी कितना बचता, 60 डिग्री बचता, इसको आगे बढ़ाने पर ये कितना बचता, 60 डिग्री बचता, इसको आगे बढ़ाने पर ये कितना बचता, 60 डिग्री बचता। अब सब जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 है और सब 60 डिग्री का है, तो इस हिसाब से 60 × 6 6 का 36 360 डिग्री। तो चाहे कोई भी बहुभुज हो, प्रत्येक बहुभुज के सभी बहिष्ठ कोणों का मान 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, ये ध्यान रखने की जरूरत है। चलिए इसको अब मैं साफ करता हूं। जो है एक छोटी सी जानकारी और ले लें, एक समखटभुज शब्द होता है भाई, समखटभुज, इसके बारे में सभी लोग हम लोग परिचित हैं ऑलरेडी। हेक्सागोन इसको बोला जाता है, पॉलीगॉन बहुभुज को बोला जाता है, ये हेक्सागोन है। ये क्या होता है, तो ये कुछ इस तरीके से होता है, अभी चित्र बनाया भी था, समझाया भी है। ये हेक्सागोन या जो है समखटभुज, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, और अगर जो हम माने कि इसकी एक भुजा का माप जो है a सेंटीमीटर है, अगर जो हम a सेंटीमीटर इसको समझते हैं, तो ये सभी भुजाओं की माप a सेंटीमीटर हो जाएगी, ये भी a सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी a सेंटीमीटर, ये भी a सेंटीमीटर, ये भी a सेंटीमीटर। हाँ, इसमें एक चीज़ ये समझने वाला है कि इसमें कुछ लाइन होते हैं, जैसे कि ये लाइन, फिर उसके बाद से ये लाइन, और फिर इसके बाद से ये लाइन, ये सभी विकर्ण होते हैं, ये सब भुजाएं होती हैं। बाकी ये जो विकर्ण इसके हैं
विकर्ण आप लोग समझ लीजिए कि इसके विकर्ण कौन कौन से हैं। तो इसके विकर्ण कौन कौन हैं भाई? तो एक विकर्ण इसका AD है, ये AD, और दूसरा विकर्ण क्या होगा? दूसरा विकर्ण जो है BE हो जाएगा, BE, और तीसरा विकर्ण क्या हो जाएगा? तो CF। और ये तीनों विकर्ण जो है आपस में बराबर होते हैं, और इसका माप कितना होता है? तो इसके विकर्णों का माप जो है 2 × A, यानी 2 टाइम्स भुजा के इक्वल होता है। ये आप लोग याद कर लीजिए, ये 2 टाइम्स भुजा के इक्वल हो गया। अच्छा, इसका भी जो है आता है परिमाप, इसका भी पेरीमीटर होगा। तो इसका पेरीमीटर क्या होता है? हेक्सागन का पेरीमीटर क्या होगा या परिमाप क्या होगा? इसका परिमाप क्या होगा? तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि कोई भी 2D का चित्र हो और उसका परिमाप पूछा जाए तो सभी भुजाओं को जोड़ लिया जाता है, यानी सभी भुजाओं के माप जो है उनको जोड़ लिया जाता है। तो इस हिसाब से आप अगर जो जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? तो ए मिल करके हो जाएगा 6A, और जो भी यूनिट है उसको जरूर लिख दें, मात्रक है सेंटीमीटर, मीटर, जो भी है उसको जरूर लिखें। दूसरा चीज, इसका विकर्ण मैंने मेंशन कर ही दिया है कि ये 2 टाइम्स A के इक्वल होता है। इसमें तीसरी जो चीज है, इसका क्षेत्रफल पूछता है। हेक्सागन का एरिया क्या होता है? एरिया, तो देखिए ऐसा होता है कि इसकी एक खास बात है कि इसका ईच एंगल जो है 60 डिग्री का होता है सेंटर O पर, अगर जो ये सब काट रहे हैं और ये बीच बीच में बढ़ जाए, क्योंकि एक एंगल जो है 120 डिग्री का निकाला था, तो 120 का मतलब कितना हुआ भाई? 60 डिग्री तो हुआ, आधा आधा हो जा रहा है ये, तो 60 डिग्री 60 डिग्री, और यहाँ पर भी एंगल कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। इस हिसाब से ये 1 2 3 4 5 और 6 समबाहु त्रिभुज या इक्विलैटरल ट्रायंगल बनते हैं। और एक ट्रायंगल का एरिया जो होता है ये होता है √3/4 A²। तो चूंकि इसमें 6 हैं तो इसमें हम क्या कर लें? 6 से मल्टीप्लाई कर दें। तो इस तरीके से हमारे पास 6√3/4 A² इसका क्षेत्रफल होता है। जो भी मात्रक है उसका वर्ग कर लें, ये इसका आंसर हो जाता है, ये इसका क्षेत्रफल हो गया। ठीक इसी तरीके से इसमें एक चीज और होता है कि कभी कभी ये पूछ लेता है कि इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा या इसके परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो पहले परिवृत्त का त्रिज्या अगर जो हम लोग को पता है तो हम इसका क्षेत्रफल भी बता सकते हैं, और अगर इसके अंतःवृत्त का त्रिज्या पता है तो भी हम वृत्त का क्षेत्रफल बता सकते हैं। तो एक बात जान लीजिए कि इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है और अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ये अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमको निकालना है, पहले चलिए हम परिवृत्त की त्रिज्या निकालते हैं। इसके परिवृत्त की त्रिज्या, किसके परिवृत्त की भाई? हेक्सागन की। तो परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त बनता कैसे, सबसे पहले जानना जरूरी है। तो परिवृत्त का मतलब यह होता है कि थोड़ा इसको ऐसे ही समझते हैं हम लोग। इसमें साइड थोड़े छोटे छोटे दिख रहे हैं, लेकिन आप लोग समझिएगा कि ये वही चीज़ है। इसका नाम रख लेते हैं ABCDEF। अगर जो इसकी भुजा A है, इसकी भुजा क्या है? A है, तो मैंने बताया कि ये जब इस तरीके का होता है तो ईच एंगल 60 डिग्री का होता है, और ईच एंगल 60 डिग्री का मतलब ये हुआ कि अगर जो इसको O मान रहे हैं तो A भी A निकलेगा, और जो ये O से B तक की डिस्टेंस है ये वृत्त की परिधि को टच कर रहा है, मतलब यही हिस्सा आपका रेडियस भी हो जाएगा, यानी रेडियस जो होगा वो A हो जाएगा। तो किसी भी परिवृत्त की त्रिज्या जो होती है हेक्सागन के, किसी भी हेक्सागन के परिवृत्त की त्रिज्या उसकी भुजा के इक्वल होती है, उसके भुजा के इक्वल होती है। जैसे मान लीजिए कि इसकी त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी? A हो जाएगी। अगर जो ये A सेंटीमीटर का है तो ये कितने निकल के आएगा भाई? R=A सेंटीमीटर निकल के आएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर जो कहा जाता है कि एक परिवृत्त है जिसकी भुजा, एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा देखिए
आप लोग अगर जो आप लोग इसको लिख चुके हो तो मैं इसको साफ कर दूं। क्वेश्चन है कि हमको क्या फाइंड करना है, तो हमको जो है एक एरिया ऑफ हेक्सागन फाइंड करना है। मतलब एरिया ऑफ हेक्सागन फाइंड करना है, लेकिन कैसा हेक्सागन है, तो ये जो है इस तरीके का हेक्सागन बना हुआ है कि एक जो है परिवृत्त दे रखा है। तो परिवृत्त मतलब हेक्सागन का परिवृत्त है। तो इस कंडीशन में जैसे मान लीजिए कि ये एक सर्किल है और इसमें ये जो है इस तरीके का हेक्सागन निर्मित है, इस तरीके का हेक्सागन फॉर्म्ड है। तो ये जो है मान लीजिए ए बी सी डी ई और एफ है, और कह रहा है क्या कि ये जो हेक्सागन है इसका, इस हेक्सागन की जो साइड है ये 7 सेंटीमीटर की है, 7 सेंटीमीटर की। कह रहा है क्या कि ये जो इसकी परिवृत्त है इसका हम लोग को जो है एरिया फाइंड करना है। तो एरिया इसका कैसे निकलेगा, तो एरिया हम जानते हैं कि किसी भी वृत्त का एरिया जो है ये पाई, अगर जो ये आर मान लिया जाए तो किसी भी वृत्त का एरिया जो है वो पाई आर स्क्वायर होता है। और जो हेक्सागन का परिवृत्त होता है इसमें जो है आर जो है इसके ए के इक्वल होता है, यानी पाई और ए के जगह पे कितना है तो 7 स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7 और ये 7 स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया निकल करके आ जाएगा। चलिए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चलिए ये हम लोग जो है आउटर सर्किल का जो है एरिया फाइंड किए। एक हेक्सागन के आउटर सर्किल का एरिया हम लोगों ने फाइंड किया, यानी परिवृत्त का क्षेत्रफल निकाला समखटभुज के। उसी तरीके से इसमें एक इनर सर्किल बनता है, यानी किसी हेक्सागन के इनर सर्किल का एरिया कैसे फाइंड करें। हेक्सागन के इनर सर्किल या अंतःवृत्त की त्रिज्या हम कैसे फाइंड करेंगे और फिर उस हिसाब से कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो थोड़ा हम लोग इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये इस तरीके का एक हेक्सागन बना हुआ है, और हमको जो है इसके अंदर एक सर्किल बनाना है। ये सर्किल हमारा बन गया है। ये सर्किल इस तरीके से है कि इसके जो सरकमफेरेंस हैं ये हेक्सागन के साइड्स को टच करते हैं। तो पूछा क्या जा रहा है, पूछा ये जा रहा है कि इस सर्किल का एरिया क्या होगा। तो इसका एरिया कैसे हम फाइंड करेंगे, इस पर हम लोग फोकस करेंगे। तो भाई हम जानते हैं कि ये हेक्सागन है और इसका अगर जो बाहरी साइड a सेंटीमीटर का है, तो ठीक वही कंडीशन अगर जो हम इसको मिला लें, इसको मिला लें और इसको मिला लें, तो यहाँ पर ये होगा। अगर जो ये a सेंटीमीटर है तो ये रेडियस तो a ही हो जाएगी। अब थोड़ा हम लोग को समझना ये है कि ये रेडियस तो इसकी a हो गई, लेकिन हेक्सागन में ये रहता है कि भाई ये डिस्टेंस कितनी होगी। ये डिस्टेंस अगर जो एक तरीके से समझा जाए तो जैसे हम इसको थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, चेंज करने का मतलब ये जहाँ टच कर रहा है ना, इसको हम इस पर ड्रा कर रहे हैं, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और ये जो है साइड है, ये साइड है, ये इसका a है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, तो ये हिस्सा a/2 हो जाएगा। क्योंकि एक तरीके से समझा जाए तो ये जहाँ पर टच करता है एक टेंजेंट किसी वृत्त के परिधि को, तो सेंटर से और इस टेंजेंट पर टेंजेंट को मिलाया जाए तो ये परपेंडिकुलर होता है, यानी 90 डिग्री का होगा। तो इस हिसाब से ये पॉइंट ये जो है इसका रेडियस है। तो हम जानते हैं कि अगर जो ये हिस्सा, अगर जो O A और B इसको सपोज किया जाए,
तो ये एक समकोण त्रिभुज होगा। अगर जो ये एक समकोण त्रिभुज होगा तो इस हिसाब से 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो है कर्ण होता है, यानी ए स्क्वायर इजकल टू a/2 का वर्ग प्लस आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का वैल्यू निकालना है तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 होगा, यानी इसका एलसीएम लेके अगर जो कैलकुलेशन करें 1 मान लिया जाए तो ये 4 हो जाएगा, और ये 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस हिसाब से ये 3a स्क्वायर बाई 4 आया, तो ये आर स्क्वायर है। तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा √3/2a। ये इसका जो है रेडियस निकल जाएगा, और अगर जो रेडियस ये निकला तो इसका एरिया अगर जो हम लोग लिखते हैं तो भाई एरिया वही होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मतलब पाई या 22/7 रख लें, और आर का वैल्यू जो यहाँ पर है क्या √3/2 और ए का होल स्क्वायर यानी पाई स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, अगर जो आप लोग को ये समझ में आ गया हो तो हम इसको भी साफ करते हैं। आइए अब हम लोग जो है कोण और रेडियन में एक संबंध समझते हैं। ये कोण के ही हिस्सा हैं, रेडियन और अंश, इन दोनों के रिलेशन को हम लोग समझते हैं। तो ये रिलेशन क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए कि ये एक ट्रायंगल है, ये एक सर्किल है, और सर्किल में क्या है तो ये इसका सेंटर है O और ये इसका रेडियस है R, और ये इसका जो है आर्क है या चाप है जिसको हम लोग S मान लेते हैं। तो AOB इस तरीके का एक हिस्सा बनेगा। इस हिस्से को हम लोग त्रिज्यखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? त्रिज्यखंड। ये हो गया त्रिज्यखंड। अब क्या होता है, कभी कभी ये पूछता है कि ये अगर जो थीटा है तो एक रिलेशन हम लोग जान लेते हैं कि रिलेशन क्या होता है भाई। एक रिलेशन हमारे पास ये आता है कि रिलेशन कोण इजकल टू, बहुत पहले हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, कोण इजकल टू होता है चाप बटा त्रिज्या, चाप बटा त्रिज्या, यानी एंगल इजकल टू आर्क, आर्क बाई रेडियस। तो ऐसे कंडीशन में क्या निकलेगा भाई हमारे पास कि अगर जो हमने इसको आर माना, इसको एस माना, तो थीटा इजकल टू क्या आ जाएगा, तो एस अपान आर, एस अपान आर। ये हमारे पास एक रिलेशन मिलेगा। लेकिन ये एस अपान आर किस में है, ये रेडियन में है। किस में है ये? रेडियन में। किस में? रेडियन में। अच्छा, अब हमको क्या करना होगा कि ये जो रेडियन में है तो ये थीटा रेडियन में है, लेकिन अगर जो यही थीटा ये रेडियन जो है ना, इसको जनरली लिखा रहता है कहीं सी। क्या लिखा रहता है? एस अपान आर के पावर सी। ये सी हो गया। अब इसको अगर जो हमको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो थीटा इजकल टू क्या आ जाएगा, तो एस अपान आर इंटू पाई अपान सॉरी एंगल में कन्वर्ट करना है तो 180 अपान पाई, 180 अपान पाई। ये किस में हो जाएगा भाई? ये डिग्री में हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखने की जरूरत है कि यहाँ जो पाई का वैल्यू होगा वो आप लोग 22/7 रखेंगे। ये एक रिलेशन बहुत जरूरी रिलेशन है जिसको हम लोग को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। आइए चलिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर और इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम कह रहे हैं क्या कि एक जो है त्रिभुज है, त्रिभुज के अंतः कोणों के योग को हमको किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। योग को रेडियन में लिखना है, रेडियन। तो हम जानते हैं रेडियन में लिखें। ये रेडियन में क्या हो जाएगा भाई, तो त्रिभुज के सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग होता कितना है? अंतःकोणों का योग, कोणों का योग कितना होता है? अंतःकोणों का योग कितना होता है भाई? ये होता है 180 डिग्री। और अगर जो हमको इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट होगा, तो 180 इंटू पाई अपान 180, ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस हिसाब से क्या आ जाएगा भाई, तो पाई का मतलब ये 180 से कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या लिख दिया जाएगा? सी। तो ये हो जाएगा पाई की पावर सी। ऐसे इसको समझिए। जैसे मान लीजिए कि मैं एक क्वेश्चन दे करके समझाता हूँ और इसको साफ कर रहा हूँ। चलिए हम लोग एक प्रश्न पर विचार करते हैं। जैसे लिखा है, निम्नलिखित के एक बहिष्कोण का मान
रेडियन में ज्ञात करिए। तो रेडियन का मतलब वही कि जो है भाई वो पाई के रूप में होना चाहिए। तो इसमें मैंने 4 क्वेश्चन लिख रखा है। समबाहु त्रिभुज के यहाँ पर दे रखा है कि एक बहिष्कोण का मान, तो समबाहु त्रिभुज के एक बहिष्कोण का मान, वर्ग के एक बहिष्कोण का मान, सम पंचभुज यानी पेंटागन के एक बहिष्कोण का मान, उसी तरीके से समखटभुज के एक बहिष्कोण का मान हम लोग को फाइंड करना है। मतलब एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहा है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक त्रिभुज है, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है यानी समबाहु त्रिभुज है, तो इसका ईच एंगल 60 डिग्री का होगा और सभी साइड्स भी बराबर होती हैं। साइड से मतलब नहीं है, यहाँ पर एंगल से मतलब है। मान लीजिए कि अगर जो ये ए बी सी करके 3 मतलब इसके कोण हैं या 3 जो है कोने हैं, तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे कि ईच एंगल अगर जो 60 डिग्री का है तो इसको आगे बढ़ा दें तो यहाँ पर एक 180 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि किसी भी सीधी रेखा पर अर्धवृत्त अगर जो फॉर्म होता है तो 180 डिग्री का होता है। अगर जो 180 डिग्री का है, ये अंदर वाला 60 डिग्री है, तो बाहर वाला 120 बचेगा, तो 120 ये हुआ। ठीक इसी तरीके से इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये भी 180 डिग्री का बनेगा, 60 निकाल देंगे 120 बचेगा। ठीक इसी तरीके से ये भी 180 होगा, 60 निकाल देंगे 120 बचेगा। तो मतलब एक बहिष्कोण का मान कितना आ रहा है, तो किसी भी समबाहु त्रिभुज के एक बहिष्कोण या एक्सटीरियर एंगल का मान, बहिष्य कोण का मान जो है क्या निकलेगा भाई, तो 120 डिग्री निकल रहा है। और 120 डिग्री है और रेडियन में फाइंड करना है, तो रेडियन का मतलब ये होता है कि ये पाई बटा 180 आप लोग लिखेंगे। और जब ये रेडियन में फाइंड किया जाता है तो ऊपर सी मेंशन होता है, तो इसका मतलब ये इससे कट जाएगा। और कटने के बाद ये 2 6 दूना 12 6 18, तो हमारे पास एक आंसर आ जाएगा 2 पाई/3 और इसके पावर c, ये हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर जो हम वर्ग की बात करें, तो अगर जो वर्ग की बात करते हैं तो वर्ग ऐसे ही तो बनेगा जिसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी, ये ए बी सी और ये रहा डी। तो ऐसे कंडीशन में भाई एक वर्ग जो है ये इसका ईच एंगल 90 डिग्री का होता है, तो इसका बहिष्कोण कितने डिग्री का होगा, तो ये भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये दोनों को मिला करके 180 डिग्री बनेगा। तो अगर जो एक एंगल इसका फाइंड करेंगे आप लोग, तो 1 एक्सटीरियर एंगल इसका कितना आएगा, एक एक्सटीरियर एंगल इसका कितना आ जाएगा, तो एक एक्सटीरियर एंगल 90 डिग्री का हुआ, 90 डिग्री का हुआ, रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई/180, तो इससे ये कट जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी पाई/2 की पावर c, ये रेडियन में हो जाएगा एक बहिष्कोण का मान। ठीक इसी तरीके से हम लोग के पास ये समपंचभुज जिसको हम लोग पेंटागन बोलते हैं, तो इसका एक एंगल कितने का निकलेगा, तो इसका अगर जो एक एंगल निकालना हो तो हम जानते हैं कि इसके अंतः कोणों का योग जो है पेंटागन या पंचभुज जिसको पेंटागन अंग्रेजी में बोलते हैं, के एक कोण का मान, एक कोण का मान कितना हो जाएगा भाई, तो 540 अब बटा कितना हो जाएगा भाई, 5 है, तो 5 करने 5 बटे 40, 108 डिग्री। ये तो आंतरिक कोण हुआ। और अगर जो आंतरिक कोण 108 डिग्री का है तो बहिष्कोण फिर वैसे ही निकालना होगा, यानी 180 माइनस 108 निकालेंगे तो कितना आएगा, 72 डिग्री। कितना आएगा, 72 डिग्री। और अगर जो इसको रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो 72 इंटू पाई बटा 180 डिग्री। तो ये क्या आंसर आ जाएगा भाई, 9 8 है 72 और 9 दूना 18, 4 दूना 8 और 4 पचे 20, तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 2 पाई/5 की पावर c। ये हमारे पंचभुज के एक कोण का मान निकल जाएगा, पंचभुज के एक बहिष्कोण का मान निकल जाएगा। ये तीसरा वाला हो जाएगा कितना, 2 पाई/5 की पावर c। ठीक इसी तरीके से हम लोग एक बच रहा है हेक्सागन के बारे में भी बता दे रहे हैं। आइए यहाँ थोड़ा जान लेते हैं। हेक्सागन में क्या है भाई, तो हेक्सागन के एक अंतः कोण का मान कितना होगा, हेक्सागन के एक अंतः कोण का मान, हम अंतः कोण इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि अंतः कोण निकलेगा तभी जाकर के बहिष्कोण निकलेगा। अंतः कोण का मान ये कितना होगा भाई, तो जिससे कि टोटल सभी कोणों का योग 720 डिग्री होता है,
तो इसमें 6 से भाग दे लीजिए तो एक कोण का मान निकलेगा। तो 6 कन्ने 6 हो गया, 6 दूना 12, 120 डिग्री हो गया। तो अगर जो 120 डिग्री अंतः कोण हो गया तो यहाँ पर बहिष्य कोण अगर जो फाइंड करेंगे तो बहिष्य कोण कितने डिग्री का निकलेगा, तो बहिष्य कोण निकल जाएगा 180 या माइनस 120, बचेगा कितना 60 डिग्री। और इस 60 डिग्री को अगर जो रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो 60 इंटू पाई अपान 180, तो इस हिसाब से ये हो जाएगा, कट जाएगा। 6 कन्ने 6, 6 18, तो इस तरीके से आ जाएगा पाई अपान 3, और इसके पावर कितना हो जाएगा भाई, तो इसके पावर हो जाएगा सी। ये हो जाएगा हेक्सागन के एक बहिष्य कोण का मान। अंतः कोण का मान निकालना हो तो ऐसे ही आप लोग कर लेंगे। चलिए मैं अभी इसको साफ करता हूं। चलिए एक क्वेश्चन जैसे मान लीजिए कि ये लिखा हो, यदि किसी समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों का अंतर π/9 के पावर c हो तो प्रत्येक न्यून कोण का मान अंश में ज्ञात करिए। ज्ञात करें, इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं कि क्या है भाई। इसका सलूशन करने से पहले हम थोड़ा इस पर फोकस कर लें कि ये π/9 के पावर c लिखा है तो इसका मतलब है क्या। π/9 के पावर c लिखा है तो इसका मतलब है क्या, क्योंकि यहाँ अंश में पूछ रहा है। समकोण त्रिभुज तो हम जानते हैं ऐसे ही होता है, ये भाई a b और ये c, और ये तो 90 डिग्री का होता है, और न्यून कोण ये बचा और ये बचा, इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं। तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहले जो ये π/9 के पावर c दे रखा है, जो कि रेडियन में दे रखा है, c का मतलब क्या है रेडियन, तो इसको हम कन्वर्ट करके अंश में कर लें। तो कन्वर्ट करके अंश में अगर जो करते हैं तो ये क्या निकल जाएगा, तो ये π/9 और अंश में करने का मतलब हुआ 180 अब बटा कितना 180 बटा पाई। तो इस हिसाब से पाई से पाई कैंसिल हो गया, और ये 9 दूना कितना हो जाएगा 18। तो इस तरीके से हमारा जो एंगल आया वो 20 डिग्री आया। ये जो अंतर है वो कितने डिग्री का है 20 डिग्री का है, और ये 20 डिग्री किस में आ गया अंश में आ गया। तो हम जानते हैं कि भाई इन दोनों का अंतर सपोज कर लेते हैं कि अल्फा डिफरेंस बीटा जो है 20 डिग्री दे रखा है। ये पहला इक्वेशन बन गया। और दूसरा इक्वेशन ये होता है कि भाई ये अगर जो 90 डिग्री है तो तीनों एंगल अल्फा प्लस बीटा प्लस 90 डिग्री, ये अल्फा बीटा और ये 90 डिग्री, ये तीनों मिलाकर के 180 डिग्री होता है। तो ऐसे में अल्फा प्लस बीटा अगर जो हम कैलकुलेट कर लें तो 180 माइनस 90 डिग्री, तो इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो गया 90 डिग्री। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लिया जाए और इसको इक्वेशन सेकेंड मान लिया जाए। तो अगर जो दोनों का कैलकुलेशन करें तो हम कैलकुलेशन यहाँ समझ लेते हैं। अल्फा माइनस बीटा इजकल टू 20 डिग्री है, और अल्फा प्लस बीटा इजकल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसको जोड़ देंगे तो ये दोनों कट जाएगा, बीटा बीटा से कैंसिल हो गया, बचा 2 अल्फा इजकल टू 110 डिग्री। तो अल्फा इजकल टू कितना आ जाएगा 55 डिग्री। कैसे भाई 110 का आधा कर देंगे तो 55 डिग्री आ जाएगा। और बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो अगर जो ये दोनों मिला करके इतना है, या फिर ऐसे समझिए कि अल्फा और बीटा का अंतर 20 डिग्री है, तो भाई अल्फा अगर जो 55 डिग्री आया तो बीटा कितना आ जाएगा, तो बीटा आ जाएगा 55 माइनस, यहाँ से निकाल लीजिए 55 माइनस या 90 माइनस 55 डिग्री। तो 90 माइनस 55 कर देंगे तो क्या आ जाएगा बीटा का वैल्यू, यहाँ से समझते हैं। तो 10 में से 5 गया 5, और यहाँ बच गया 4, सॉरी 9 में से नहीं यहाँ 8 बचा, 8 में से 5 चला जाएगा तो क्या बचेगा 3। तो इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आ जाएगा बीटा का 35 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, अल्फा बराबर 55 डिग्री और बीटा बराबर 35 डिग्री। ये रेडियन में दे करके आप लोगों को कन्फ्यूज करता है। अगर जो ये भी पूछा होता है कि दोनों को रेडियन में फाइंड करिए, दोनों अगर जो रेडियन में फाइंड करने के लिए कहता है तो भाई रेडियन में इसको ले जा करके हम कन्वर्ट कर लेते 55 गुणे पाई बटा 180 डिग्री। तो इसको अगर जो करेंगे तो ये 11 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो, और ये 5 3 15 और
5 3 15, बचा 15 16 17 18, 5 6 30। तो हमारे पास इस तरीके से आ जाता है 11 पाई बटा 36, और ऊपर क्या लिखते हैं आप लोग, सी। ये तो डिग्री में है, ये किस में लिखा जाता है, सी में। और ठीक इसी तरीके से ये भी होता है, तो 35 इंटू पाई बाई 180, इसका भी कैलकुलेशन होता है, 5 से तो 35 हो जाता है, और ये 5 3 15 और 5 6 30, तो इस तरीके से हो जाता है 7 पाई अपान 36 के पावर सी। ये रेडियन में हो जाता। मेरे ख्याल से आप लोग को ये रेडियन और जो है अंश समझ में आ गया होगा। मैं इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा यह लेक्चर अच्छा लगा होगा, और मैं ये चाहता हूँ कि भाई आप अपने ज्ञान के साथ साथ उन बच्चों का भी ज्ञान बढ़ाने में मदद करें जो लोग अभी तैयारी पीरियड में हैं। मैंने पहले भी बताया है कि मैं कोई नया नहीं हूँ जो ये पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया और बहुत सारे बच्चे अभी अपनी गवर्नमेंट सर्विस में हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, तो और लोगों को भी जुड़ने के लिए कहिए, वो लोग सब्सक्राइब करें, आप लोग भी शेयर करिए और चैनल को आगे से आगे प्रमोट करिए, ताकि जो है बहुत सारे बच्चे अपने जीवन में सफलता को हासिल कर सकें। धन्यवाद।